आज भारत और चीन के बीच एक प्रकार से कहना चाहिए मुठभेड़ हुई है, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं। ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि चीन के भी बहुत बड़ी संख्या में सैनिक इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। लेकिन ये जो मुठभेड़ हुई है भारत और तिब्बत की सीमा पर, ये जो मुठभेड़ हुई है, इसके मूल कारणों में जाते हुए एक बड़ा महत्वपूर्ण इतिहास का पड़ाव है जिसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। वह महत्वपूर्ण पड़ाव हिमाचल प्रदेश से भी ताल्लुक रखता है। मैं समझता हूँ बड़ा ही सामयिक और जिसको कहना चाहिए कि जन जागरण करने वाला विषय है। 1914 में तिब्बत और हिंदुस्तान में शिमला में एक संधि हुई थी, जिसको शिमला संधि के नाम से जाना जाता है। ये जो शिमला संधि थी, इस संधि में भारत और तिब्बत की सीमा का निर्धारण किया गया था। और आज जो विवाद है वह उसी भारत तिब्बत की जो सीमा का निर्धारण किया गया था, वो सीमा रेखा जो है इतिहास में हेनरी मैकमोहन के नाम से प्रसिद्ध है या जानी जाती है। उसका मुख्य कारण भी यही है कि उस सीमा रेखा के निर्धारण में जो शिमला में संधि हुई थी भारत और तिब्बत के बीच, उसमें ब्रिटिश इंडिया की ओर से, ब्रिटिश भारत की ओर से, क्योंकि उन दिनों भारत जो था वो अंग्रेजों के अधीन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था, इसलिए ब्रिटिश इंडिया की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व हेनरी मैकमोहन कर रहे थे, इसलिए वो सीमा रेखा उसी के नाम से जानी जाती है। उस सीमा रेखा को लेकर अब चीन से विवाद चला हुआ है। सामान्य रूप पर कोई भी पाठक या दर्शक इस बात पर आश्चर्य प्रकट करेगा कि सीमा रेखा तो तिब्बत और भारत के बीच में खींची गई थी, लेकिन फिर चीन के साथ विवाद कैसे शुरू हो गया। विवाद तो भारत और तिब्बत के बीच में होना चाहिए था। भारत और तिब्बत के बीच में तो कोई विवाद नहीं है। और रादर जो तिब्बत के एक प्रकार से स्पिरिचुअल और राजनीतिक मुखिया हैं, दलाई लामा, जो इस वक्त 14वें दलाई लामा जो उसके मुखिया हैं, और जो तिब्बत की निर्वासित सरकार है उसके जो प्रधानमंत्री हैं या मुखिया हैं, प्रोफेसर लोब्जंग सांगे, वो तो कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि तिब्बत और हिंदुस्तान के बीच में जो सीमा है उसको लेकर कोई विवाद नहीं है। तिब्बत को सीमा रेखा पर कोई एक प्रकार से कहना चाहिए ऐतराज नहीं है, वो सीमा रेखा मान्य है। तो फिर प्रश्न उठता है कि चीन का उस सीमा रेखा के साथ क्या ताल्लुक है। सीमा रेखा के बारे में बातचीत करने से पहले, जो अब बड़ी विवादास्पद भी हो गई है और जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है, इसकी पृष्ठभूमि पर थोड़ा प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। तभी जो शिमला की जो 1914 की संधि है उसको समझा जा सकता है। प्रिय मित्रों, ये संधि जो थी 1914 की, ये तिब्बत के साथ हुई थी, लेकिन बाद में तिब्बत पर चीन का अतिक्रमण हो गया, एक प्रकार से कहना चाहिए तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया। इसलिए जो सीमा रेखा भारत और तिब्बत के बीच में थी, उस सीमा रेखा को भारत और चीन की सीमा रेखा कहा जाने लगा, क्योंकि तिब्बत चीन का गुलाम हो गया और चीन ने उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन भारत सरकार ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इसको भारत तिब्बत सीमा ही माना है। जो भारत सरकार का आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, उस फोर्स का नाम भी इंडो तिब्बतन रखा गया है कि ये भारत और तिब्बत का है। लेकिन मैं इसकी थोड़ी बैकग्राउंड की चर्चा करूंगा। चीन का ये दावा है कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, और प्रैक्टिकली ये जो शिमला संधि है इसी में से निकली है। इतिहास में तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा। आप थोड़ा इतिहास में पीछे जाइए। जो चीन की दीवार है वो चीन की नेचुरल बाउंड्री है, और चीन ने अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए इस चीन की दीवार का निर्माण किया था। तो चीन किससे रक्षा करना चाहता था? आखिर चीन की सीमा पर अतिक्रमण कौन करता था? चीन पर हमलावर कौन थे? जो चीन के पड़ोसी देश थे, उनमें से चार देशों का नाम बड़ा प्रसिद्ध और सब जानते हैं। एक तो मंचूरिया है, दूसरा तिब्बत है, तीसरा मंगोलिया है, और चौथा तुर्कमेनिस्तान है। ये चारों, तुर्कमेनिस्तान में तुर्क जाति के लोग थे, मंचूरिया में मांचू हैं, और तिब्बत में तिब्बती हैं, और मंगोलिया में मंगोल हैं।
ये चारों जातियां जो हैं, ये समय पाकर कभी ना कभी चीन पर आक्रमण करती रहती थी, चीन पर हमला करती रहती थी, तो और चीन को बहुत बार परास्त करती थी। खास करके तिब्बत की हिस्ट्री का हम अध्ययन करें तो तिब्बत ने अनेक बार चीन पर आक्रमण करके और चीन के बहुत भीतर तक घुसकर चीन को मार दी थी। और इतना ही नहीं, तिब्बत के एक राजा ने चीन पर हमला करके उसका बहुत भूभाग जीत लिया। और जीतने के बाद जब संधि हुई तो इस बात पर संधि हुई कि चीन के राजा ने अपनी लड़की की शादी तिब्बत के उस राजा के साथ की। जी, तिब्बत और चीन के बीच में जो लड़ाइयां हुई, संधियां हुई, उनके बहुत से शिलालेख जो हैं वो चीन और तिब्बत की सीमा पर भी लगाए गए हैं। और चीन के राजमहल के बाहर भी एक शिलालेख लगा हुआ है। और लहासा में जो जोखांग टेम्पल है, भगवान बुद्ध का जो मंदिर है, उस जोखांग टेम्पल के द्वार पर भी एक शिलालेख लगा हुआ है। और तिब्बत और चीन की सीमा पर भी एक शिलालेख लगा हुआ है कि दोनों देशों में संधि हुई कि एक देश दूसरे देश में दखलंदाजी नहीं करेगा। लेकिन जो मंचूरिया है, मांचू बड़े लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं। कभी मांचू हमला करते थे, कभी तिब्बत के लोग हमला करते थे, कभी मंगोल हमला करते थे, कभी तुर्क करते थे। तो चीन ने अपनी सीमा के लिए दीवार बनाई जो उसकी रक्षा करती थी। चीन के इतिहास में एक और घटना का जिसकी ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, ध्यान रखना चाहिए कि चीन पर बहुत लंबे अरसे तक मंचूरिया ने शासन किया, जो चीन की हिस्ट्री में मांचू डायनेस्टी के नाम से प्रसिद्ध है। मंचूरिया का शासनकाल आप समझिए 1636 से शुरू होकर 1912 तक चला। इतने लंबे अरसे तक चीन के जो लोग हैं, चीन के जो लोग हैं उनको हान कहते हैं। चीनी जो हैं उनकी जो रेशियल नाम है, या उनका एक प्रकार से जनजातीय नाम है, वो हान है। चीन में 95% हान लोगों की संख्या है। तो मांचुओं ने हान के लोगों पर आक्रमण करके 1636 से लेकर 1912 तक चीन पर राज्य किया। तो मांचू जब चीन पर राज्य मांचुओं का हो गया तो चीन पर उनका राज्य था, मंचूरिया तो मांचुओं का था ही। और मांचुओं ने मंगोलिया पर भी कब्जा कर लिया। क्यों, मंचू शासक बड़े ताकतवर थे, मंचुओं का बड़ा प्रभाव था, तो उन्होंने मंगोलिया पर हमला किया। और मंचू जो थे वो तिब्बत में भी घुसने की कोशिश करते थे। और तिब्बत पर भी मंचू कुछ बार वो आए, उनका अधिकार भी रहा, फिर तिब्बतियों ने मंचुओं को भगा दिया। ये जो मंचुओं के हमले हैं, ये चीन की हिस्ट्री में चाइनीज अटैक्स के नाम से जाने जाते हैं। और देखिए, जिस वक्त ये मांचू जो हैं, मांचू शासक जो हैं, ये तिब्बत पर, मंगोलिया पर और तुर्कमेनिस्तान पर हमला कर रहे थे, उस वक्त चीन के लोग मांचुओं की गुलामी से मुक्त होने के लिए संघर्ष भी कर रहे थे। यानी प्रैक्टिकली जो तिब्बत का झगड़ा चला हुआ था वो मांचू साम्राज्य से चला हुआ था। और आपस में बहुत बार अच्छे संबंध भी हुए, बहुत बार खराब संबंध भी हुए। तो कुल मिलाकर जी मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि तिब्बत की जो हिस्टोरिकल स्थिति है, उस स्थिति को जानने के आज के झगड़े को जानने के लिए तिब्बत की इस ऐतिहासिक स्थिति को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार मंचुओं और तिब्बतियों का संघर्ष होता रहा। और हिस्ट्री में उसको चीनी और तिब्बतियों के संघर्ष के नाम से जाना जाता है, जबकि प्रैक्टिकली वो मंचुओं का और तिब्बतियों का संघर्ष था। प्रिय मित्रों, इस बैकग्राउंड को छोड़कर अब मैं आगे बढ़ता हूं। बैकग्राउंड का मैंने केवल इसलिए दिया कि एक छोटा परिप्रेक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट हो जाए। देखिए, तिब्बत की हिस्ट्री में जो आधुनिक युग है, जिसका आज के सारे लड़ाई झगड़े से जिसका ताल्लुक है, मैं केवल उसकी चर्चा करना चाहूंगा। तिब्बत में जो 13वें दलाई लामा हुए, 13वें दलाई लामा से पहले जो छठे दलाई लामा से लेकर 12वें दलाई लामा हुए, उनका कार्यकाल लगभग 90 साल का है। लेकिन प्रिय मित्रों, ये छठे दलाई लामा से लेकर 12वें दलाई लामा का जो कार्यकाल है वो 90 साल का तो जरूर है, लेकिन शासन मोटे तौर पर उनके जो प्रतिनिधि थे, जिनको अंग्रेजी में रीजेंट अब कहा जाता है, शासन रीजेंटों के हाथ में रहा और दलाई लामा का प्रभाव नाम मात्र रहा। रीजेंटों का जो 90 साल का तिब्बत का कार्यकाल है, इस 90 साल के कार्यकाल में चीनियों के बहुत से जासूस भी तिब्बत में सक्रिय थे। उनकी तिब्बती प्रशासन में बड़े कहना चाहिए पैमाने पर घुसपैठ हो चुकी थी।
जैसे हर देश में जयचंद होते हैं, तो उसी प्रकार तिब्बत में भी बहुत से जयचंद थे जो चाइनी प्रशासन के साथ या चीनी प्रशासन के साथ, जिसको हिस्ट्री में चीनी प्रशासन कहा जाता है लेकिन वो मांचू प्रशासन कहना चाहिए, मांचू प्रशासन के साथ मिलकर चीन के पक्षधर हो गए थे। लेकिन जो 13वें दलाई लामा थे, 13वें दलाई लामा का जो कार्यकाल है वो तिब्बत में नव जागरण का कार्यकाल कहा जा सकता है। एक प्रकार से कहना चाहिए नव स्फूर्ति का कार्यकाल कहा जाता है। 13वें दलाई लामा ने तिब्बत को सब प्रकार के एक्सटर्नल जो प्रभाव थे उनसे मुक्त करने का प्रयास किया और तिब्बत को उसकी जो लॉस्ट ग्लोरी है एक प्रकार से उसको रीस्टैब्लिश करने का काम किया। 13वें दलाई लामा का ने जब इस प्रकार से दोबारा तिब्बत रिसर्जेंट सी जो थी या तिब्बत में एक प्रकार से नव जागरण काल का शुरुआत की, तो स्वाभाविक था कि चीन में इस बात को लेकर चिंता बढ़ती और इसलिए चीन ने तिब्बत में दखलंदाजी करना शुरू किया। लेकिन ये हिस्ट्री का वह पड़ाव था जिसमें एक प्रकार से कहना चाहिए रूस भी ताकतवर बनता जा रहा था। रूस में साम्यवादी क्रांति हो चुकी थी और रूस में साम्यवादी क्रांति के कारण वहां का जो रूस में एक प्रकार से कहना चाहिए जारशाही के वक्त में जो सेंट्रल एशिया के बहुत से हिस्सों पर कब्जा रूस ने कर लिया था, तो रूस तिब्बत की ओर बढ़ रहा था, तुर्कमेनिस्तान की ओर बढ़ रहा था और इस इलाके में जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद था जिसका हिंदुस्तान पर भी कब्जा था, तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की चिंता थी कि रूस की बढ़त को किसी प्रकार भी तिब्बत में बढ़ने से रोका जाए। प्रिय मित्रों, रूस की बढ़त को रोक, इसको हिस्ट्री में ग्रेट गेम के नाम से जाना जाता है कि ये एक प्रकार से चीन, ब्रिटेन और रशिया ये तीनों अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। खास करके रशिया और ब्रिटेन में कंपटीशन था अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, तो तिब्बत उस कंपटीशन में पिस गया। एक प्रकार से हिस्ट्री में कहा जाता है कि तिब्बत इस ग्रेट गेम का शिकार हो गया। 19 ब्रिटेन को, हिंदुस्तान पर ब्रिटेन का कब्जा था। ब्रिटेन को आशंका थी कि रूस जो है वो अफगानिस्तान से होता हुआ हिंदुस्तान की ओर बढ़ेगा और इधर तिब्बत पर कब्जा करके फिर हिंदुस्तान की ओर बढ़ेगा, इसलिए रूस की बढ़त को किसी ढंग से रोकना चाहिए ताकि रूस आगे न बढ़ सके। ब्रिटेन समझता था उसकी जो राइवलरी है वो रूस के साथ है, रूस के प्रभाव को कैसे रोका जाए। तो अफगानिस्तान साइड में तो ब्रिटेन ने डूरेंड लाइन जो खींची वो भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा डूरेंड लाइन के नाम से जानी जाती है, और इधर जो नॉर्थ ईस्ट था या समझिए जो तिब्बत और हिंदुस्तान की सीमा रेखा थी, उसमें तिब्बत में रूस के प्रभाव को कैसे रोका जाए। तो उन दिनों कर्नल यंग हस्बैंड इंडिया में थे, तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के कहने पर, इतिहास में इस बात को लेकर थोड़ा विवाद चलता रहता है, कुछ लोग कहते हैं ब्रिटिश सरकार ने उनको उस ढंग की पावर नहीं दी थी लेकिन उसने स्वयं ही ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया। लेकिन वो क्या था क्या नहीं, नेट रिजल्ट ये था कि यंग हस्बैंड ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और वो अपनी फौज लेकर लहासा तक घुस गया। प्रिय मित्रों, लहासा में उस वक्त 13वें दलाई लामा का शासन था। ये घटना आप समझिए 1903 के आसपास की है, जब 1903 की है, आसपास की नहीं, 1903 की है। तो तिब्बतियों के सामने ब्रिटिश जो आर्मी थी, वो ब्रिटिश आर्मी क्या थी, इंडियन आर्मी थी प्रैक्टिकली, उसको लीड यंग हस्बैंड कर रहे थे क्योंकि हिंदुस्तान की जो आर्मी थी, हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज्य था, तो जो बड़े ऑफिसर थे वो अंग्रेज थे और आर्मी मोटे तौर पर इंडियन आर्मी ही थी। जब वो आर्मी को लेकर यंग हस्बैंड लहासा तक घुस गए तो तिब्बत के लिए रक्षा का एकमात्र तरीका क्या था कि उन्होंने 13वें दलाई लामा को मंगोलिया भेज दिया ताकि यंग हस्बैंड किसके साथ बातचीत करे, एक प्रकार से शून्य उत्पन्न हो जाए प्रशासन में। तो यंग हस्बैंड जब लहासा पहुंचे तो वो दलाई लामा के साथ बातचीत करना चाहते थे। दो इट वाज ए फोर्स्ड बातचीत, एक प्रकार से जो जबरदस्ती वाली बातचीत थी, लेकिन दलाई लामा वाज नॉट अवेलेबल इन लहासा, वो तो मंगोलिया जा चुके थे। क्योंकि तिब्बत वालों को एक बात, तिब्बत की जो जेहन में, मानसिकता में एक बात भरी हुई है, तिब्बतन नेशनलिटी मीन्स सिक्योरिटी ऑफ दलाई लामा। तिब्बत वालों को लगता है यदि दलाई लामा सिक्योर हैं तो तिब्बत नेशन भी सिक्योर है, यदि दलाई लामा इनसिक्योर हैं तो तिब्बत नेशन भी इनसिक्योर है।
इसलिए वो ब्रिटिश यंग हस्बैंड का मुकाबला तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तिब्बत नेशन को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, जो दूसरा तिब्बतन मेथड था, उन्होंने दलाई लामा को मंगोलिया शिफ्ट कर दिया। अब यंग हस्बैंड वहां किससे बात करें? तो दलाई लामा के प्रतिनिधि तलाशे गए, और कुछ लोग जो मोहतबर लोग जिसको कहते वो तलाशे गए। तो रीजेंट के साथ यंग हस्बैंड ने एक संधि की, जो एंग्लो तिब्बत संधि भी कहलाती है, लेकिन प्रैक्टिकली वो इंडिया तिब्बत संधि भी कही जा सकती है, क्योंकि यंग हस्बैंड जो गए थे वो ब्रिटिश इंडिया की ओर से ही गए थे। तो उस संधि में और कई उसमें क्लॉजेज हैं। मोटे तौर पर यह है कि जो तिब्बत के 3 बड़े शहर थे, यातुंग था, गांतोक था, और एक और शहर था, उन 3 शहरों में जो ब्रिटिश इंडिया है वो अपने ट्रेड मार्ट स्थापित करेगा, अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करेगा, और टेलीग्राफ में आपस में समझौता हुआ, और इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण विषय थे उनका समझौता हुआ। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझौता था, जो क्लास 9 थी उस समझौते की, उसमें ये लिखा हुआ था कि तिब्बत सरकार किसी भी विदेशी शक्ति को तिब्बत में दखलंदाजी करने की अनुमति नहीं देगी। तो उस वक्त तो विदेशी शक्ति का मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिमाग में था, एक रूस था, दूसरा चीन था। तो उन्होंने उसमें फिर इसलिए उन्होंने लिखा कि चाइना को भी नहीं, रशिया को भी नहीं शायद लिखने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी कि रशिया का प्रत्यक्ष कभी तिब्बत में दखलंदाजी नहीं रही, लेकिन चीन की मंचों की मारधाड़ चलती रहती थी, कभी वो हमला करते थे, कभी वो हमला करते थे। तो इसलिए उस क्लास 9 में साफ लिखा कि तिब्बत सरकार कभी भी चीन को, किसी भी विदेशी शक्ति को दखलंदाजी का मौका नहीं देगी, और चीन को भी नहीं देगी। प्रिय मित्रों, ये जो संधि हुई और ये संधि करके यंग हस्बैंड वापस आए, तो चीन ने इस पर आपत्ति की। चीन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात की कि आप ये संधि में ये जो क्लॉज लिखी है ये तो बहुत गलत है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, देखिए इसको मैं समझता हूं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तिब्बत के साथ फ्रॉड किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट की मुख्य चिंता रशिया को करटेल करने की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि एट ए टाइम हम चाइना और रशिया से झगड़ा नहीं कर सकते, कि रशिया भी नाराज हो जाए और चाइना भी नाराज हो जाए। तो इसलिए इन दोनों में से किसी एक के साथ समझौता करना पड़ेगा। दोनों में से किसके साथ किया जाए? तो रशिया के साथ तो हो नहीं सकता था, तो फिर चीन के साथ कर लिया जाए। दोनों क्यों नाराज किए जाएं? तो चीन के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कही, जब ब्रिटिश इंडिया ने कही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बजाय ब्रिटिश इंडिया कहना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया को अंग्रेज ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो तिब्बत के चीन के साथ एक संधि उन्होंने की, उसमें उन्होंने लिखा, तिब्बत चीन गवर्नमेंट का बहुत आग्रह था कि संधि में ब्रिटिश सरकार ये लिखे कि तिब्बत पर चीन की सॉवरेंटी है, चीन की तिब्बत पर प्रभुसत्ता है, और ब्रिटिश इसको स्वीकार करते हैं जब ब्रिटिश इंडिया इसको स्वीकार करता है। प्रिय मित्रों, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतना दूर जाना तो ठीक नहीं समझा। उन्होंने कहा सॉवरेंटी तो हम नहीं मानते, लेकिन सुजेरेंटी लिख देते हैं। अब सुजेरेंटी क्या है और उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या सीमा है, ये किसी को स्पष्ट नहीं था। सॉवरेंटी तो एस्टेब्लिश्ड शब्द था, वो सबको पता है, लेकिन जो तिब्बत चीन गवर्नमेंट की ब्रिटिश इंडिया के साथ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ संधि हुई, उसमें उन्होंने लिखा कि तिब्बत पर चीन की सुजरेंटी स्वीकार की जाती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, इसमें तिब्बत सरकार से कहीं बातचीत नहीं हुई। जो ल्हासा में संधि हुई थी यंग हस्बैंड की तिब्बत के रीजेंट के साथ, वो तिब्बत और यंग हस्बैंड की जब ब्रिटिश इंडिया की संधि थी। लेकिन अब जो चीन से संधि हो रही है, वो संधि तो तिब्बत के बारे में हो रही है, लेकिन तिब्बत का कोई प्रतिनिधि उसमें नहीं है। ये थोड़ा ध्यान देने की बात है कि जिस देश के बारे में संधि हो रही है, उस देश का प्रतिनिधि कोई नहीं है। दो बाहर के देश मिलकर एक तीसरे देश के बारे में संधि कर रहे हैं। अब भाई, इंटरनेशनल लॉ में इस प्रकार की संधि की कोई अहमियत है? तीसरे देश के बारे में दो दूसरे देश मिलकर संधि करें, इंटरनेशनल लॉ में उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो संधि नल एंड वाइड है। लेकिन हिस्ट्री में पहली बार रिकॉर्ड में ये बात ब्रिटिश की ओर से, जब ब्रिटिश इंडिया, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से लिखी गई
कि चीन की तिब्बत पर सुजरेंटी है। मैं समझता हूं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक प्रकार से जिसको कहना चाहिए कि पीठ में छुरा घोंपने वाली बात थी। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूस के साथ भी एक संधि की, अलग से संधि की। उसमें भी तिब्बत को लेकर जो रूस ब्रिटिश गवर्नमेंट सुविधाएं लेना चाहती थी, उसमें सारी वो सुविधाएं शामिल की गई। लेकिन जिस वक्त ये संधि हो गई और जंग हस्बैंड भी वापस आ गए और सारी ये ब्रिटिश अपने चाइना और ब्रिटिश इंडिया के बीच में भी संधि हो गई और रूस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में भी संधि हो गई, तो चीन में जो मंचुओं का शासन था, जब उनको लगा कि अब तो ब्रिटेन ने ही मान लिया है कि चाइना है सुजरेंटी और तिब्बत, तो उन्होंने तुरंत अपनी सेना तिब्बत में भेज दी। और तिब्बत में दलाई लामा 13वें का शासन था। दलाई लामा 13वें जो थे, वो थुप्तेन ग्याछो उनका नाम था, वो भागकर हिंदुस्तान में आ गए। और हिंदुस्तान में जब वो भागकर आए, तो उन्होंने हिंदुस्तान में रहकर, वो सिक्किम में रहे, फिर इंडिया में भी रहे। अब तो सिक्किम इंडिया का हिस्सा है, उन दिनों सिक्किम एक इंडियन स्टेट थी, इंडिपेंडेंट स्टेट थी। वो सिक्किम में रहे और फिर दार्जिलिंग में रहे, क्लिम्पोंग में रहे, 2-3 स्थानों में रहे। तो उन्होंने वहीं से बैठकर तिब्बत की स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा। उन्होंने कुछ जो बहुत तिब्बत की जाने बहुत ही दबंग और इस प्रकार के बहादुर लोग थे, उनको तिब्बती सेना का सेनापति नियुक्त किया। उन्होंने तिब्बतियों में मैसेज भिजवाए कि इकट्ठे होकर हम इन जो मांचुओं की सेना, जो अब थे मांचू शासक थे लेकिन आर्मी तो चाइनीज आर्मी थी, तो इसका मुकाबला करें, इसको वहां से निकालें। उन्होंने जितनी मोनेस्ट्री थी, खास करके आमदो और खम में जो मोनेस्ट्री थी, तिब्बत के बारे में बातचीत करते हुए एक थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि तिब्बत इंडिया और चाइना के बीच में बफर स्टेट है। तिब्बत की बहुत बड़ी सीमा चीन के साथ लगती है और बहुत बड़ी सीमा हिंदुस्तान के साथ लगती है। तो जो तिब्बत की सेना जो चीन के साथ लगती है, वो दो प्रांत हैं तिब्बत के, आमदो और खम। तो वहां जो मोनेस्ट्रीज हैं, क्योंकि वहां चीनियों को आना जाना रहता है, सीमा लगती है, तो आपस में आना जाना, तिब्बती उधर जाते रहते हैं, चीन वाले उधर आते रहते हैं। तो वहां सब मोनेस्ट्रीज को दलाई लामा ने पत्र लिखे। उन्होंने कहा हमारे आंतरिक झगड़े हो सकते हैं, आपस में जो उत्सांग है, खम है, आमदो है। तिब्बत के 3 प्रांत हैं, 2 का जिक्र मैंने किया था, आमदो और खम, और तीसरा उत्सांग प्रांत है जिसमें लहासा भी आता है। उन्होंने कहा इन 3 प्रांतों के लोगों के आपस में कुछ झगड़े हो सकते हैं, लेकिन अब संकट काल है, हम पर चीन ने हमला किया हुआ है, मांचुओं ने हमला किया हुआ है, हमें इसका मिलकर मुकाबला करना चाहिए और इनको जहां से निकालना चाहिए। प्रिय मित्रों, परम पावन दलाई लामा जो 13वें दलाई लामा थे, उनके इस अभियान का तिब्बत में अभूतपूर्व असर हुआ और हिस्ट्री में पहली बार तिब्बत के तीनों प्रांतों के जो लोग थे, उत्सांग, अमद और खम, वो एक चट्टान की तरह मिलकर खड़े हो गए और तिब्बत में जो अपना पुराना रौद्र रूप एक प्रकार से प्रकट हो गया। जैसे मैंने कहा, तिब्बत के लोग लड़ने बढ़ने वाले तेज हैं। तिब्बत हिस्ट्री में तिब्बत वालों ने एक बार चीन पर कब्जा किया हुआ, चीन पर हमला किया हुआ है। तो 13वें दलाई लामा के इस नव जागरण अभियान से पूरे तिब्बत में एक नई चेतना आई और आप हैरान होंगे कि तिब्बत वालों ने चीन के सेना को वहां से निकाल दिया और चीन की सरकार के मांचुओं के जो प्रतिनिधि वहां आए हुए थे, उन सबको भगा दिया। और 1913 के आसपास, आप समझिए 1913 के आसपास पूरे तिब्बत में से चीनियों को भगाया गया और हालत इतनी दयनीय हो गई, जो चीन के लोग वहां थे, चीनी सरकार के प्रतिनिधि थे, उनको तिब्बत के जो उस वक्त रीजेंट थे, जो सेनापति थे, उनसे समझौता करना पड़ा कि हम वापस जाते हैं, लेकिन हमें सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता प्रदान कर दिया जाए। तो तिब्बत सरकार ने उनको सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता प्रदान किया और उस प्रकार फिर दलाई लामा भारत से दोबारा तिब्बत पहुंचे और लहासा में उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। और आप समझिए कि तिब्बत की हिस्ट्री में ये ऐसा अद्भुत एक प्रकार से इतिहास था कि तिब्बत के लोगों में पुरानी जितनी निराशा थी और जितनी दौर्बल्य था, जितनी कायरतें, सब समाप्त हो गई और तिब्बत एकजुट होकर खड़ा हो गया। मंचू भी इस बात को जान गए, बीजिंग में मंचुओं का शासन था, वो भी इस बात को जान गए कि अब तिब्बत जागृत हो गया है, उसको छेड़ना ठीक नहीं है। तो मंचू शासकों ने बीजिंग से मैसेज भेजा दलाई लामा को, 13वें दलाई लामा को। उन्होंने कहा कि जो हमने चीन ने तिब्बत के साथ आज तक किया है, हम उस पर बहुत शर्मिंदा हैं,
और हमें बहुत दुख है कि हमने तिब्बत के साथ इस प्रकार किया और हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। और एक लाइन मंचू शासक ने और लिखी, उसने कहा हम दलाई लामा का पुराना रैंक रिस्टोर करते हैं। तो 13वें दलाई लामा समझ गए कि ये दुष्ट इस एक लाइन में फिर ये बताना चाहते हैं कि हम आपका रैंक रिस्टोर कर रहे हैं, कि हम तिब्बत पर कोई ना कोई आधिपत्य रखते हैं। तो दलाई लामा ने तुरंत उसका उत्तर दिया कि आप हमारा रैंक रिस्टोर कर रहे हैं, आपके पास कोई पावर नहीं है, हमें आपके रैंक की जरूरत नहीं है। तिब्बत एक स्वतंत्र देश है, आप तिब्बत के दलाई लामा को रैंक देने वाले कोई नहीं होता। यू हैव नो पावर ऑन तिब्बत। इसलिए आपका ये जो चिट्ठी है, आपने जो क्षमा याचना की वो ठीक है, लेकिन रैंक रिस्टोर करते हैं, ये आपका बड़बोलापन है। आपकी रैंक रिस्टोर करने की और हमें रैंक देने की कोई ताकत नहीं है, और ना हमें आपके रैंकों की जरूरत है। प्रिय मित्रों, जिन दिनों ये सारा वाद विवाद चला हुआ था, उन्हीं दिनों चीन के लोग जो मंचुओं के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, हान जाति के जो लोग मंचुओं का शासन समाप्त करने के लिए लंबे अरसे से लड़ रहे थे। जैसे मैंने शुरू में कहा कि मंचुओं का 1632 में चीन पर शासन हो गया था, तो 1912 के अंत तक चीनियों ने मंचुओं के शासन को उखाड़ फेंका। और मंचुओं का शासन जैसे ही दुर्बल होने लगा, तो जो आउटर मंगोलिया था, जो मंचुओं ने अपने अधीन किया होता, आउटर मंगोलिया वाले स्वतंत्र हो गए। उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और अपने एक व्यक्ति को मंगोलिया का राष्ट्रपति राजा घोषित कर दिया, उसकी ताजपोशी कर दी। जाने पूरा जो सिनेरियो था चीन का, ये बदलने लगा। चीन में हान वंश का शासक दोबारा स्थापित हो गया, मंचू पराजित हो गए, मंचुओं के शासन का अंत हो गया, और तिब्बत ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, मंगोलिया ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, और तिब्बत और मंगोलिया ने स्वतंत्र राष्ट्रों की हैसियत में आपस में संधि की। दोनों ने लिखा कि हम एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करते हैं, यदि एक देश संकट में पड़ेगा तो दूसरा देश उसकी मदद करेगा। प्रिय मित्रों, जो 1913 के आसपास ये मंगोलिया के साथ तिब्बत का, और इसका तिब्बत का मंगोलिया के साथ, मंगोलिया के तिब्बत के साथ इस प्रकार की शांति संधि हुई, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे की स्वतंत्रता की रक्षा करने का प्रण किया। और अब तक चीन में भी हान शासकों का जो शासन था 1912 के बाद स्थापित हो गया। लेकिन रूस का प्रभाव, जैसे मैंने शुरू में कहा, ग्रेट गेम का जमाना था, रूस का प्रभाव बढ़ रहा था। तो ब्रिटिश इंडिया को लगा कि रूस को करटेल करना बहुत जरूरी है, और तिब्बत ने भी भारत से आग्रह करना शुरू किया कि तिब्बत की जो भारत के साथ सीमा रेखा लगती है उसका निर्धारण हो जाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लगता था कि यदि तिब्बत और भारत की सीमा रेखा का निर्धारण हो जाएगा तो रूस का एक्सपेंशन जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए दलाई लामा ने 13वें दलाई लामा ने बार बार आग्रह किया भारत सरकार से। भारत सरकार का अभिप्राय ब्रिटिश गवर्नमेंट ही मानना चाहिए, क्योंकि भारत पर ब्रिटिश सरकार का शासन था। तो उन्होंने बार बार आग्रह किया कि आप भारत और तिब्बत की सीमा निर्धारण करने के लिए दोनों देशों की एक बैठक बुलाई जाए, जिसमें सीमा का निर्धारण किया जाए और बाकी सारे मसले सुलझाए जाएं। तो प्रिय मित्रों, तिब्बत की सीमा चीन से भी लगती थी, जैसे मैंने कहा। तो तिब्बत की चीन से जो सीमा लगती है उसका निर्धारण भी कर लिया जाए, और तिब्बत की जो भारत से सीमा लगती है उसका निर्धारण भी कर लिया जाए, और तिब्बत और भारत के बीच अन्य क्या क्या सुविधाएं एक दूसरे को दी जा सकती हैं इसका निर्धारण किया जाए। तो इसलिए 3 देशों की बैठक 1914 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रखी गई। तो आज मतलब हिमाचल प्रदेश की राजधानी आज शिमला है, उस वक्त हिमाचल प्रदेश भी, और खास करके शिमला तो ब्रिटिश इंडिया में ही था। तो शिमला में जो बैठक हुई 1913 में, इसमें भारत ब्रिटिश इंडिया की ओर से हेनरी मैकमोहन इसमें शामिल हुए, जो प्रैक्टिकली लीड ही कर रहे थे, और चीन की ओर से इवान चेन हाजिर हुए, और तिब्बत की ओर से वहां के प्रधानमंत्री शत्रा शामिल हुए। शत्रा अपने साथ टनों डॉक्यूमेंट लेकर आए हुए थे, ताकि उन डॉक्यूमेंट के आधार पर सिद्ध किया जा सके कि तिब्बत स्वतंत्र राष्ट्र सदा से रहा है। तो इवान चेन भी अपने साथ सामग्री लेकर आए हुए थे। तो ये जो बैठक हुई शिमला में, ये 1-2 दिन 4 दिन की बैठक नहीं थी, ये कई महीने बैठक चली।
और एक एक डॉक्यूमेंट को परखा गया, एक एक डॉक्यूमेंट को देखा गया। तो उसमें और भी बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन जो मोटी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो सीमा रेखा को लेकर जो संबंध हुए, मैं उसी की बात करना चाहूंगा। तो तिब्बत और चीन की सीमा का भी निर्धारण किया गया और तिब्बत और भारत की सीमा का भी निर्धारण किया गया। तो अब जब ये तीनों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, ब्रिटिश इंडिया की ओर से हेनरी मैकमोहन ने किए, और चीन सरकार की ओर से इवान चेन ने किए, और तिब्बत सरकार की ओर से उनके प्रधानमंत्री शत्रा ने किया। अब भाई जो इस प्रकार की त्रिपक्षीय बातचीत होती है, तो फिर दोनों सभी पक्ष अपने अपने देश को वो जो आपस में सहमति हुई रेटिफिकेशन के लिए भेजते हैं। तो इवान चेन ने भी अपनी सरकार को रेटिफिकेशन के लिए वो त्रिपक्षीय बातचीत भेजी, और जो जो तय हुआ था, तो चीन ने उसको रेटिफाई करने से इनकार कर दिया। तो फिर तिब्बत सरकार और भारत सरकार ने कहा कि ठीक है भाई, जो तिब्बत का सीमा चीन के साथ लगती है वो उसको रेटिफाई नहीं करते तो बाद में तिब्बत देखे या चीन देखे, जो उनका होगा, लेकिन भारत के साथ जो सीमा रेखा लगती है उसको तिब्बत सरकार ने रेटिफाई कर दिया। तो इस प्रकार 1914 में भारत और तिब्बत की सीमा का निर्धारण हुआ, जो हिस्ट्री में मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जानी जाती है। और प्रिय मित्रों, जब तक तिब्बत स्वतंत्र था तब तक इस पूरी मैकमोहन सीमा रेखा पर, इसकी लंबाई आप अंदाजा लगा सकते कितनी है? इसकी लंबाई 3844 किलोमीटर है। ये इतनी लंबी सीमा रेखा है कि लद्दाख से शुरू हो जाती है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद उत्तराखंड, और उसके बाद नेपाल को क्रॉस करती हुई सिक्किम, और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश तक लगती है। ये लगभग आप समझिए 3844 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है, इस पूरी सीमा रेखा को जिस वक्त तिब्बत स्वतंत्र था, तिब्बत पर चीन का कब्जा नहीं था, तो इस पूरी सीमा रेखा की रक्षा के लिए ना तो भारत सरकार के सिपाही थे, ना तिब्बत के सिपाही थे, 150 सिपाही इसकी रक्षा करते थे। और प्रिय मित्रों, 1949 में 49 में चीन में जो गृह युद्ध चला हुआ था, जैसे मैंने कहा 1912 में चीन ने मंचुओं से मुक्ति प्राप्त कर ली, और 1912 में चीन में जिसको कहना चाहिए चियांग काई शेक जो थे, उनके वंश का समझ लीजिए राज्य हो गया एक प्रकार से। तो उस वंश, वो जो राज्य था, उस वंश के खिलाफ या उस साम्राज्य के खिलाफ चीन के भीतर ही कम्युनिस्ट पार्टी ने या कम्युनिस्ट एलिमेंट्स ने माओ के नेतृत्व में विद्रोह किया हुआ था। तो एक सिविल वॉर चली हुई थी चीन में। 49 में उस सिविल वॉर का डिसीजन हो गया। उस सिविल वॉर में चीन के बहुत बड़े हिस्से पर माओ का कब्जा हो गया, और एक छोटे से टापू जो ताइवान के नाम से प्रसिद्ध है, उस टापू में चियांग काई शेक की सरकार बनी। तो प्रैक्टिकली चीन पर जो, जिसको मेन लाइन चाइना भी कहा जाता है, तो जो चाइना कहा जा सकता है, मेन लाइन चाइना कहा जा सकता है, जो मर्जी उसको कहिए, तो चीन के इस हिस्से पर माओ का राज्य हो गया। उसने चीन का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया। तो अब जिस वक्त चीन का माओ का राज्य वहां हो गया, या कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य हो गया, तो मंचूरिया तो पहले ही चीन के कब्जे में आ ही चुका था। जब मंचूरिया का डिफीट हुआ, मंचूरिया शासन का अंत हुआ और हान राजाओं का शासन शुरू हो गया, तो उन्होंने मंचूरिया को अपने कब्जे में कर लिया। जो इनर मंगोलिया था वो चीन के कब्जे में रहा। मंचुओं का शासन नाश हो जाने के बाद भी जब हान लोगों का शासन हुआ, तो उन्होंने इनर मंगोलिया को नहीं छोड़ा, लेकिन आउटर मंगोलिया चीन के कब्जे से स्वतंत्र हो गया था। अब जो दो देश बचे थे, तिब्बत और ईस्ट तुर्कमेनिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान पर रूस भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन माओ के नेतृत्व में जब सिविल वॉर में माओ कामयाब हो गए, तो उन्होंने तुरंत बड़ी तेजी से तुर्कमेनिस्तान पर भी कब्जा कर लिया। अब केवल तिब्बत बचा था जो चीन के कब्जे से मुक्त था। तो जैसे मैंने कहा, ये सब देश जो हैं वो चीन की दीवार के बाहर वाले देश हैं। तो अब तिब्बत बचा था, तो तिब्बत पर चीन ने 49 में जो नई सरकार बनी चीन की, उसने 49 से ही तिब्बत पर हमले करने शुरू कर दिए, और 1950 में तिब्बत पर लगभग एक प्रकार से कहना चाहिए
तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 59 में जाकर तो कब्जा टोटल कंप्लीट हो गया, लेकिन कब्जा लगभग जिसको कहना चाहिए 1950 से ही कब्जा उनका शुरू हो गया था। प्रिय मित्रों, अब जब चीन का तिब्बत पर कब्जा हो गया तो चीन मैकमोहन लाइन पर पहुंच गया। अब जो पहले भारत तिब्बत सीमा कहलाती थी, उसको बाकी देशों ने तो छोड़िए, चीन ने भी उसको भारत चीन सीमा कहना शुरू कर दिया, दूसरे देशों ने भी। लेकिन इट वाज टोटली सरप्राइजिंग कि भारत सरकार ने भी उसको भारत चीन सीमा कहना शुरू कर दिया। ये तो भारत सरकार ने जब 62 में चीन ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया, उस वक्त इसका इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स रखकर इनडायरेक्टली इसको भारत तिब्बत सीमा कहा। अभी भी हमारा मीडिया 99% उसको भारत चीन सीमा कहता है। तो जब तिब्बत पर चीन का कब्जा हो गया तो ये भारत चीन सीमा बन गई, और चीन ने मैकमोहन लाइन को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा तिब्बत और हिंदुस्तान के बीच में ये जो सीमा रेखा है, इसको चीन स्वीकार नहीं करता। अब देखिए, तिब्बत उसको स्वीकार करता था, तिब्बत तो स्वतंत्र देश था, तिब्बत स्वीकार करता लेकिन चीन स्वीकार नहीं करता। प्रिय मित्रों, मैं समझता हूं ये जो 1914 में शिमला में ये सीमा रेखा बनी थी और जिसको तिब्बत ने स्वीकार किया था, इसको चाइना ने अस्वीकार किया। लेकिन इसमें 2-3 मुद्दे उठाकर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। ये एक प्रकार से 1914 की शिमला संधि का नकार था एक प्रकार से। लेकिन भारत सरकार ने, जो उस वक्त भारत सरकार का भूमिका रही, वो अभी भी कहीं ना कहीं कचोटती है। तिब्बत में जो ब्रिटिश इंडिया के कहिए या इंडिया के कहिए, ये जो जंग हस्बैंड की संधि तिब्बत के साथ हुई थी और शिमला संधि जो शिमला में हुई थी, उसमें 2-3-4 बातें बड़ी कॉमन थी कि 3 जगह, यातुंग में, गारतोक में और एक दूसरा शहर था, उसमें तीनों में भारत के व्यापारिक मार्ट रहेंगे, ट्रेड मार्ट रहेंगे, और उन ट्रेड मार्ट की रक्षा के लिए भारतीय सेना का एक छोटा दस्ता भी वहां रहेगा और भारत का एक छोटा कांसुलेट भी वहां रहेगा, और जो टेलीग्राफ और डाक तार विभाग है वो भारत सरकार का वहां होगा एक प्रकार से। तो भारत सरकार ने ये जो क्लेम है ये छोड़ दिया, और उसका लॉजिक क्या दिया? उन्होंने कहा ये जो क्लेम किया गया था ये ब्रिटिश इंडिया द्वारा किया गया था, और ब्रिटिश इंडिया मींस ब्रिटिश इंपीरियलिज्म द्वारा किया गया था। हम उस इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट हैं। नेहरू कहा करते थे कि हम तो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। तो ये जो 3 सुविधाएं भारत को तिब्बत में मिली हैं, ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद की निशानियां हैं। और चीन ने भी कहा बिल्कुल आप ठीक कहते हो, ये तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की निशानियां हैं। चीन भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ है, और नेहरू ने कहा हम भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ है। तो चीन ने कहा फिर इन निशानियों को मिटाइए। नेहरू ने कहा हम मिटाते हैं। नेहरू ने वो तीनों क्लेम छोड़ दिए। जो भारतीय सेना थी वो भी वापस आ गई, और जो 3 वहां व्यापारिक सेंटर थे वो भी बुला लिए गए, और कांसुलेट लगभग चीन ने खुद ही बंद करवा दिया। प्रिय मित्रों, तब चीन ने ये प्रश्न उठाया कि भाई ये तो साम्राज्यवाद की निशानियां थी, तो मैकमोहन लाइन भी साम्राज्यवाद की निशानी है, क्योंकि ये भी हेनरी मैकमोहन ने, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का आदमी था, ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करता था, तो इंडिया तो खुद साम्राज्यवाद का शिकार था, तो इसलिए मैकमोहन लाइन भी जो है वो भी साम्राज्यवाद की निशानी है, उसको भी हम नकारते हैं। अब पंडित जी उसमें फंस गए। पहले वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की निशानियां नकारने के नाम पर तिब्बत में जो इंडिया का कंसर्न था उसको छोड़ बैठे थे। चीन उसी की इंतजार में था। पहले चीन ने मैकमोहन लाइन को अस्वीकार नहीं किया, पहले चीन चुप रहा मैकमोहन लाइन के प्रश्न पर। जब पंडित नेहरू ने वो तीनों जो 4 सुविधाएं तिब्बत में हमें मिली हुई थी उसको इंपीरियलिज्म की निशानी कहकर अस्वीकार किया, तब चीन ने जो प्रश्न उठाया कि मैकमोहन लाइन भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद की निशानी है, इसको नाश करके हमें नए सिरे से सीमा रेखा खींचनी चाहिए। प्रिय मित्रों, अब भारत मैकमोहन लाइन को तो अस्वीकार नहीं कर सकता था। अस्वीकार यदि करने का अधिकार था तो तिब्बत का था,
तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल, तिब्बत के लोग आज भी दलाई लामा को अपना प्रतिनिधि मानते हैं। यदि तिब्बत की कोई, मैं समझता हूं, लीगल सरकार है, तो दलाई लामा का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है धर्मशाला में, दैट इज लीगल गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत। तो लीगल गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत उस मैकमोहन लाइन को मान रही है, लेकिन इलीगल गवर्नमेंट ऑफ चाइना इन तिब्बत वो नहीं मान रहे। लेकिन हमारे पास एक बड़ा जबरदस्त आर्गुमेंट है जो चीन के सारे आर्गुमेंट को ध्वस्त करता है, कि जो तिब्बत और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई थी, जो एंग्लो चाइना संधि के नाम से प्रसिद्ध है, जो 1906-7 में हुई थी, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माना था कि तिब्बत पर चाइना की सुजरेंटी है। तो ये भी फिर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की निशानी है। तो यदि मैकमोहन लाइन ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की निशानी है, तो तिब्बत पर चाइना की सुजरेंटी है, ये भी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की निशानी है, पर उसको भी खत्म करना चाहिए। यदि वो जो संधि है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और चीन के बीच में हुई, जिसमें लिखा गया कि तिब्बत पर चीन की सुजरेंटी है, यदि इसको साम्राज्यवाद की निशानी माना जाता है, तो वो संधि नल एंड वाइड होती है। प्रिय मित्रों, यदि वो संधि नल एंड वाइड होती है, तो चीन का तिब्बत पर अधिकार इलीगल माना जाता है। तो इलीगल अधिकार को कोई भी सरकार मान्यता नहीं दे सकती। तो आज ये जो सारा विवाद शुरू हुआ है, ये मैकमोहन लाइन को रीडिफाइन करने का विवाद है। तिब्बत सरकार अभी भी उसको स्वीकार कर रही है, भारत सरकार भी स्वीकार कर रही है। मैकमोहन लाइन जो थी वो तिब्बत सरकार और भारत सरकार के बीच में खींची गई थी, दोनों सरकारें उसको स्वीकार कर रही हैं। चाइना के पास कोई अथॉरिटी नहीं है उस पर बात करने का। लेकिन जिसको हमारे जहां कहा गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब चीन लाठी से भैंस को हाँकना चाहता है। तो आज तक 7 दशकों तक चीन लाठी से भैंस को हाँकता रहा है, और जिनकी भैंस थी वो भी शायद मानसिक रूप से उस भैंस को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे थे। लेकिन अब परिस्थितियां जो बदली हैं, उन परिस्थितियों में भारत ने चीन की लाठी को एक प्रकार से चैलेंज किया है। ये जो विवाद बढ़ रहा है प्रिय मित्रों, ये उस लाठी को चैलेंज करने का है। मेरे बहुत से मित्र पूछते हैं कि 7 दशक तक शांति बनी रही, एक सिंगल गोली नहीं चली। गोली तो और 100 साल भी नहीं चल सकती। यदि आप उनकी लाठी को पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे, वो जो लाठियां आप पर बरसा रहे हैं, मैंने लाठी को उदाहरण इसलिए दिया कि बहुत से मित्र पूछ रहे हैं कि सीमा पर हमारे सैनिकों के पास बंदूक नहीं थी क्या? बंदूक उनके पास भी थी, बंदूक हमारे पास भी थी, लेकिन वो लाठी का प्रयोग कर रहे थे। हमारे सैनिकों ने उन्हीं की लाठी छीनकर उनको मारा। प्रिय मित्रों, आज हमारी सरकार, हमारे सैनिक उनकी लाठी को चैलेंज कर रहे हैं, इसलिए अशांति है। मैं समझता हूं 1914 की जो शिमला संधि है, ये भारत और तिब्बत के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से रहने की संधि है, और चीन उस संधि को, जिसको कहना चाहिए, अस्वीकार कर रहा है। इसलिए आज के इस उत्तेजित वातावरण में इस पूरे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जानना बड़ा जरूरी था, ताकि हम सभी लोग इस संधि की महत्ता, और शिमला में जो संधि हुई थी, ये हिमाचल में हुई थी, इसलिए हिमाचल के ये गौरव की बात है कि तिब्बत और हिंदुस्तान के बीच में सीमा हिमाचल में स्वीकार की गई थी। आप लोगों ने इस वक्त, जब ये उत्तेजक वातावरण है, इस विषय पर चर्चा की है, और मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। भारत सरकार को तिब्बत को आजाद कराने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए, क्योंकि तिब्बत की आजादी ही भारत की सुरक्षा है चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए। देखिए, जो चीन के इतिहास को जानते हैं उनको पता है कि चीन मूलतः विस्तारवादी देश है। रूस भी विस्तारवादी देश है और चीन भी विस्तारवादी देश है। इन दोनों देशों ने मिलकर पूरे सेंट्रल एशिया को अपने कब्जे में ले लिया था। रूस डिसइंटेग्रेट हो गया, और बहुत से जो देश हैं जो सेंट्रल एशिया के थे, वो रूस के वर्चस्व से मुक्त हो गए हैं। अब जो चीन है, उसने 4 सेंट्रल एशिया के देशों पर कब्जा किया हुआ है। तुर्कमेनिस्तान पर, मंचूरिया पर, मंगोलिया के आधे हिस्से पर, और तिब्बत पर। तो क्या चाइना भी डिसइंटेग्रेट हो सकता है? यदि डिसइंटेग्रेट हो गया तो ये चारों देश क्या स्वतंत्र हो सकते हैं? केवल तिब्बत का प्रश्न नहीं, ये चारों देशों का प्रश्न है। और चारों देशों में देखिए, उइगर जो तुर्कमेनिस्तान है, वहां के लोगों को उइगर कहा जाता है।
वो बड़े दमखम से चीन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये उइगरों का दुर्भाग्य है कि चीन में डिक्टेटरशिप है, इसलिए उनके संघर्ष की कथाएं बाहर नहीं आ पाती। क्योंकि तिब्बत का ये सौभाग्य है कि तिब्बत की जो एग्जाइल गवर्नमेंट है वो हिंदुस्तान में स्थापित है, और हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसलिए तिब्बत के लोग जो संघर्ष कर रहे हैं मूल तिब्बत के भीतर रहकर, उसकी खबरें छन छन कर बाहर आती रहती हैं। तिब्बत के लोग चुप नहीं बैठे, वो वहां भयंकर संघर्ष कर रहे हैं। और आप हैरान होंगे, पिछले 2-3 सालों में 100 से ज्यादा तिब्बतियों ने आत्मदाह करके चीन की आत्मा को जगाने का प्रयास किया है, जिसे मोस्ट वंडरफुल स्ट्रगल, दुनिया में ऐसी स्ट्रगल कहीं नहीं हुई। महात्मा गांधी कहा करते थे ना कि जो दुश्मन है उसकी आत्मा को जागृत करो। ये चीन का ही हौसला है। अदरवाइज जो आदमी मरने के लिए तैयार होता है वो हाथ में बंदूक लेकर 4 चीनियों को मारकर मर सकता है, लेकिन तिब्बत के लोग खुद 100 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर लिया, खास करके भिक्षुओं ने, युवाओं ने। वो चीन की आत्मा को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चीन की आत्मा जागृत होती है या नहीं होती, ये अलग प्रश्न है। लेकिन तिब्बत के लोग दोनों प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, जिसको कहना चाहिए मनोवैज्ञानिक रूप से भी और सशस्त्र रूप से भी कहीं ना कहीं, और जिसको कहना चाहिए स्पिरिचुअल लेवल पर भी। तिब्बत की सबसे बड़ी जो खूबी है, चीन खुद मानता है कि तिब्बत हमारा नहीं है। चीन कहता है चाइना हैज सॉवरेंटी ओवर तिब्बत। इसका मतलब चाइना खुद ही स्वीकार करता है तिब्बत अलग है, हमारा उस पर कब्जा है। तो प्रिय मित्रों, जब तक तिब्बत के लोग संघर्ष करते रहेंगे तब तक तिब्बत की स्वतंत्रता को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो सेखों पूछ रहे हैं कि भारत सरकार इसमें क्या कर रही है, देखिए भारत सरकार की नीति बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, स्पष्ट है। भारत सरकार ने तिब्बत को ऑटोनॉमस पार्ट माना है चीन का प्रांत नहीं माना, चीन का हिस्सा नहीं माना। जो पंचशील की संधि थी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत मानता है ये ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस यानी अपने शासक स्वतंत्र है, स्वायत्त क्षेत्र है ये। और दूसरा, भारत सरकार अप्रत्यक्ष रूप से ये जो प्रसार भारती है उसके 2 सर्व से चलती हैं। एक सर्व से चाइना वर्ल्ड के बारे में, दूसरी सर्व से तिब्बत वर्ल्ड के बारे में। यदि भारत सरकार तिब्बत को चीन का हिस्सा मानती तो चाइना वर्ल्ड के बारे में जो उसी में तिब्बत की बात आती। मंचूरिया के बारे में अलग सर्विस नहीं है, और उइगरों के बारे में, तुर्कमेनिस्तान के बारे में अलग सर्विस नहीं है। तो वो जो चाइना वर्ल्ड की सर्विस है उसी में मंचूरिया कवर होता है, उइगर कवर होते हैं। लेकिन तिब्बत के लिए प्रसार भारती अलग सर्विस चलाती है तिब्बत वर्ल्ड के नाम से। तो जो मैंने बीच में शायद जिक्र भी किया कि भारत सरकार ने इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स बनाई है, और चीन उससे बड़ा दुखी है। तो भारत सरकार ये मानती है कि हमारी सीमा तिब्बत के साथ लगती है। तो ये अप्रत्यक्ष ढंग से देखो, डिप्लोमेटिकली जिस प्रकार के जितने तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं उतने तरीके भारत सरकार इस्तेमाल कर ही रही है। और भविष्य में यदि, मैं तो कई अपने तिब्बत के मित्रों को कहता हूँ, वो पूछते हैं कि साहब भारत सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। मैं कहा भाई, तिब्बत, चीन ने हिंदुस्तान का भी बहुत से हिस्सा कब्जे में किया हुआ है, तो भारत सरकार अभी उसको भी छुड़ा नहीं सकी। जिस दिन हम अपना हिस्सा छुड़ा लेंगे उस दिन यकीन मानिए तिब्बत भी आजाद हो जाएगा। तो अब भारत का जो देखिए, भारत का अब का जो पिछले लगभग 1 दशक से जो भारत सरकार कर रही है वो प्रैक्टिकली पूरे नॉर्थ ईस्ट, पूरे जो उत्तरी सीमा हमारी है उसको सशक्त करने का प्रयास कर रही है। चीन में जो ये खड़बड़ाहट है उसी के कारण है। देखिए, पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, तो जम्मू कश्मीर में जो बजट आता था लद्दाख में उसका 5% भी खर्च नहीं होता होगा। तो इसीलिए लद्दाख बिल्कुल बैकवर्ड बना हुआ है। चीन को बैकवर्ड लद्दाख सूट करता है। लद्दाख में सड़कें ना हो, लद्दाख में लोग दुखी रहे, लद्दाख में हॉस्पिटल ना हो, लद्दाख में कुछ और ना हो, तो बैकवर्ड लद्दाख चाइना को सदा सूट करता है। अब लद्दाख अलग प्रांत बन गया है, यूटी बन गया है। तो चीन जानता है कि जब अलग प्रांत बना है तो बजट आएगा तो लद्दाख में भी सड़कें बनेगी, गांव गांव तक सड़कें चले जाएंगी। और लद्दाख में तो तिब्बत की सीमा तक गांव हैं, तो जब उन गांवों में सड़कें पहुंचेगी तो इससे चीन की सरकार को तिब्बत पर कब्जा जमाने में कष्ट होगा। तो ये जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है उसी के कारण चीन बौखलाया हुआ है। प्रिय मित्रों, खास करके गुरमीत सिंह सेखों ने जो प्रश्न किया, मैं समझता हूं जिस दिशा में भारत सरकार चली हुई है वो दिशा कहीं ना कहीं तिब्बत की स्वतंत्रता की ओर ही जाती है। बड़े देशों का तिब्बत और चीन को लेकर क्या रवैया है, उनकी क्या नीति है इसको लेकर? देखिए, एक तो बड़े छोटे देशों का जो मामला है, चीन के साथ जितने उसके पड़ोसी देश हैं
वो सभी चीन से डरे हुए हैं। चीन अपने सभी पड़ोसी देशों को डराता है और चीन के साथ जिस जिस की सीमा लगती है वो चीन से संत्रस्त हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो इन सभी देशों को लगता था, जो छोटे देश हैं जैसे जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, इन सभी को लगता था कि अब हिंदुस्तान आजाद हो गया है, हिंदुस्तान भी ताकतवर देश है, अब ये चीन से हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम हिंदुस्तान के साथ हम एकजुट हो सकते हैं चीन का मुकाबला करने के लिए। लेकिन जब तिब्बत का प्रश्न आया तो भारत सरकार पहले मरहले में भी टेम बोल गई। जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया तो भारत सरकार ने तिब्बत की रक्षा करने की बजाय, उस वक्त की जो भारत सरकार थी, उस वक्त की भारत सरकार ने तिब्बत की रक्षा करने की बजाय चीन को एक प्रकार से इनडायरेक्टली, मैं समझता हूं, प्रोत्साहित किया। जब आसपास के पड़ोसी देशों ने देखा कि भारत ने तो, जो तिब्बत इंडिया के लिए मोस्ट क्रूशियल था, देखिए बाकी देश जो हैं, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया, उनकी सीमा डायरेक्ट तो भारत के साथ नहीं लगती, लेकिन तिब्बत की तो सीमा हमारे साथ इतनी लगती है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगती है। उनको लगा कि यदि हिंदुस्तान तिब्बत की रक्षा नहीं कर पाया तो चीन से हमारी रक्षा क्या कर पाएगा। इसलिए वो सब देश जो थे वो धीरे धीरे, कोई अमेरिका के शरण में चला गया और कोई रूस की शरण में चला गया और कोई चीन की शरण में चला गया। और अब जो स्थिति है, चीन की दादागिरी जैसे प्रकट होने, देखिए चीन मूलतः विस्तारवादी देश है। जब चीन पर चर्चा करो तो एक बात ध्यान में सदा रखिए, विस्तार चीन की जीन्स में है। चीन में एक मिडिल किंगडम सिंड्रोम है, हिस्ट्री में दैट इज कॉल्ड मिडिल किंगडम सिंड्रोम, कि चीन को जो वहम है कि हम दुनिया के मध्य में स्थित हैं और सारी दुनिया को नियंत्रण करना हमें भगवान ने आदेश दिया हुआ है। तो अब जैसे जैसे चीन ताकतवर होता जा रहा है, वैसे वैसे चीन का वो सिंड्रोम प्रकट होता जा रहा है। इसलिए चीन का लगभग आसपास के सभी देशों से क्लैश है। जापान चीन के अगेंस्ट है और अब तो अमेरिका और चीन का भी लगभग द्वंद्व शुरू हो ही चुका है। और रशिया चीन के अगेंस्ट है, जो उसका बिल्कुल पड़ोसी देश है, वो उसके अगेंस्ट है। तो जितने बड़े देश हैं, ऑस्ट्रेलिया चीन के अगेंस्ट है, जितने बड़े देश हैं, अब ब्रिटेन भी चीन के अगेंस्ट ही है, जितने बड़े देश हैं वो चीन की इस दादागिरी का मुकाबला करने के लिए संयुक्त रणनीति बनाते हैं या अलग अलग रणनीति बनाते हैं, ये बात की बात है। लेकिन मोटे तौर पर चीन एक रोग कंट्री के तौर पर धीरे धीरे स्टैब्लिश हो रहा है। जैसे पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री की बजाय रोग कंट्री के तौर पर स्टैब्लिश हो गया है, अब चाइना भी धीरे धीरे उसी ओर बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूं, लेकिन चाइना ने इंडिया पर जो आक्रमण किया है, आक्रमण कहिए या छोटा सा जो इंसिडेंट हुआ है, चाइना इंडिया को टेस्ट करना चाहता है। और मैं समझता हूं प्रिय मित्रों, इस टेस्ट में इंडिया सफल होकर निकलता है तो चाइना के बारे में इंडिया की पूरी रणनीति बदलेगी, बाकी देशों की रणनीति भी बदलेगी। भारत जब भी चीन से बातचीत करता है तो उसमें क्या तिब्बत के मसले पर भी बातचीत होनी चाहिए? देखिए, चीन के साथ जो बातचीत होती है उसमें तिब्बत को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये बात का प्रश्न है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी पहली बार, तो उसमें ये तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल के जो प्रधानमंत्री हैं प्रोफेसर लॉबजंग सांगे, उनको भी इनवाइट किया गया था। और सांगे ने एक जगह खुद लिखा कि मैंने सोचा था कि शायद मुझे कहीं पीछे की पंक्ति में बिठा दिया जाएगा, और ताकि ये भी हो गया कि हमने तिब्बत गवर्नमेंट एग्जाइल के प्रतिनिधि को बुला लिया है और कोई संकट भी नहीं आएगा क्योंकि पीछे भीड़ में छुपा रहूंगा। लेकिन सांगे लिखते हैं कि जब मैं एंटर हुआ तो मेरा जो पास था उसमें नंबरिंग होती होगी, कोई क्लासिफिकेशन होती होगी किस कैटेगरी के पास है, तो सुरक्षा अधिकारी मुझे आगे की पंक्तियों में ले गए। तब मुझे लगा कि भारत सरकार एक संकेत देना चाहती है। तो भारत सरकार चीन को संकेत देती रहती है समय समय पर इस प्रकार के तौर तरीके से। और जैसे मैंने कहा, जब आपकी लाठी मजबूत हो जाएगी तो सब संकेत और भी स्पष्ट होने शुरू हो जाएंगे। भारत और तिब्बत के बीच की सीमा कितनी लंबी है, ये क्यों नहीं बताया जाता? 3,844 किलोमीटर। मैंने अभी चर्चा तो की है, लद्दाख से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश तक की सीमा है, ये पूरी भारत तिब्बत की सीमा है, ये लगभग 3,844 किलोमीटर है। और इस सीमा पर, इसी सीमा को लेकर तो विवाद चला हुआ है। प्रिय मित्रों, आप सभी ने इतनी रुचि से ये शिमला संधि के बारे में और चीन और तिब्बत के बारे में ये बातें